हेलो वेलकम बैक एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सब धुरंधर खिलाड़ियों का। ओके, सो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, आई थिंक ये लेक्चर नंबर 3 आपका होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ओके, सो इसमें बात करने वाले हैं यार हम एक दो कंसेप्ट में मतलब उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं करे थे आप लोगों के साथ, सो दैट्स व्हाई उनका जल्दी से पहले डिस्कशन कर लेता हूं, फिर उन पे जितने भी कंसेप्ट ऑलरेडी हम अभी तक पढ़ चुके हैं उन पे डिपेंडेंट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, है ना, आफ्टर 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के डिस्कशन के बाद। ओके, सो स्टार्ट करें आज का ये मिशन मिल के मस्त तरीके से। ओके, सो आज की ये कहानी मेरी जुबानी से लेट्स बिगिन। ओके, सो देखो यार, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो दैट्स व्हाई आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इन पे डिपेंडेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आते रहे हैं और ऑब्वियसली आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं नीट जी मेंस में, वो सारे डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से आप अपना माइंड मेकअप करें और नोट्स बनाने के लिए तैयार रहे बॉस, और कंसेप्ट सीखने के लिए उसको हाउ टू अप्लाई दैट कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको सीखने के लिए आप तत्पर रहे, मतलब बिल्कुल रेडी सेडी रहे। ओके, सो कम ऑन। देखो सबसे पहले जो कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑब्वियसली, सो यहीं पे मैं दोनों कंसेप्ट छोटे छोटे प्यारे प्यारे से कंसेप्ट है, कोई टेंशन नहीं। आज के इस लेक्चर में हम ये प्यारे से कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं इन सब का यूज करके। ओके, सो देखो यार, कभी भी वो बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस की, अगर वो बात करते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो आपने मतलब सर कैसे, देखो कैसे हमने देखा था भाई, ये हमारी ग्राउंड स्टेट थी, फिर ये ग्राउंड स्टेट को हमने नाम 1 दिया था, नंबर 1, है ना, तो दिस इज 2, फिर सिमिलरली दैट इज 3, फिर दैट इज 4, फिर दैट इज 5, फिर दैट इज 6, अब फिर बोलो दैट इज इन्फिनिटी तक होंगी, ऐसे ही। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि यार अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अपना जब वो करता है जंप करके हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अगर आता है, समझना आप, है ना, अगर वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, सपोज करो उसका जो ट्रांजिशन है वो किसी nth ऑर्बिट से, है ना, nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आता है डायरेक्ट, है ना, n = 1 यानी ग्राउंड स्टेट में आता है डायरेक्ट, किसी भी nth ऑर्बिट से आ सकता है, बट अगर वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में जाके फॉल कर रहा है ना, कहीं से भी जंप कर रहा है लेकिन ग्राउंड पे गिर रहा है जाके, ठीक है, जैसे हाई बिल्डिंग पे आप खड़े हो लेकिन सीधे नीचे गिर गए जाके, नहीं ऐसा होना नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल हो गए, तो आप बहुत ऊंची बिल्डिंग पे गिर रहे हो, कहीं भी अटके नहीं, तो सीधे ग्राउंड पे गिरे जाके। तो जब भी वो किसी nth ऑर्बिट से आएगा और सीधे ग्राउंड पे आके गिरेगा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब क्या है मैं बताऊंगा आपको, पहले आप समझे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पे जब भी आपसे दोस्तों पूछे कभी भी नंबर ऑफ दैट इज स्पेक्ट्रल लाइंस, जब भी वो बात करेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, तो इसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल एन से। ओके, और चूंकि स्मॉल एन से हमने डिनोट किया जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल नंबर जो है आपका ऑर्बिट्स का, ठीक है, उसको डिनोट किया है, तो हम यूज करने वाले हैं NC2। मतलब ये क्या है सर, देखो n × n-1/2, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कब वैलिड है, जब वो डायरेक्ट किसी भी ऑर्बिट से डायरेक्ट ग्राउंड पे गिरे जाएंगे तब वैलिड है, ध्यान रखियो। तो आपने याद करना है n-1, n × n-1/2, एंड दिस इज द फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना, जो यहाँ पे बनने वाली है, उसके इस तरीके की जंपिंग से, इस तरीके के ट्रांजिशन से, जो किसी भी ऑर्बिट से आके सीधे ग्राउंड में आके गिर रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन जब आएगी तो आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब सर ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ये वाली, ठीक है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको उसकी जहां से वो आ रहा है उसकी ऑर्बिट का नंबर पता होना चाहिए। सपोज करो सेकंड से ही आ जाए, सपोज करो थर्ड से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कशन करूं कि वो n4th ऑर्बिट से आ रहा है, सपोज करो n = 4 है, या 3 से आ रहा है, या 5 से आ रहा है, 2 कहीं से भी आ सकता है यार। ठीक है, तो आप कुछ भी यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो आपने बोला सर 4th ऑर्बिट से सीधा ग्राउंड में आ रहा है, चलो देखो ये है 4th ऑर्बिट और सीधा आ रहा है ग्राउंड में। ठीक है, तो सीधा ग्राउंड में गिरेगा जाके, सीधा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n1 में गिरेगा, तो ये जो थर्ड है और ये जो सेकंड है इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब अब वो किस वे में यहाँ पे सेकंड पे जो 4th से सीधा ग्राउंड पे जाके गिर रहा है, n1 पे जाके गिर रहा है ना, ग्राउंड स्टेट में जाके गिर रहा है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज देयर, है ना। तो देखो हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है, तो 4, ये रहा फॉर्मूला, 4 × 4 - 1 ओवर दिस इज 2,
तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 इंटू दैट इज 3/2 एंड कैंसिल करो, दैट इज 2, 2 इंटू 3, तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स यहाँ पे वो बना रहा होगा, 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स। इसका मीनिंग क्या है, मतलब 6 तरीके से वो नीचे ग्राउंड में डायरेक्ट आ सकता है, आना ग्राउंड पे ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे मैंने बनाना है, ठीक है। देखो भाई ये डायग्राम मैंने बना रखा है, अच्छी बात है सर। तो उसने बोला 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स वो वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वे हैं उसके ग्राउंड पे आने के, या एक तो ये है कि वो डायरेक्ट ग्राउंड पे गिरे जाके, तो वहां से वो कुछ वेवलेंथ रिलीज करेगा जब वो डायरेक्ट ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है। एक स्पेक्ट्रल लाइन बन गई आपके पास। या ऐसा हो कि वो सर डायरेक्ट ग्राउंड पे ना जाके, है सबसे पहले देखो आप, पहले वो इस पे जाए, N2 पे जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो N2 पे गिरे जाके, फिर वहां से ग्राउंड पे गिरे जाके, N2 से ग्राउंड पे गिरे जाके, तो 3 हो गए। देखो अगर वो 4th से 2nd ऑर्बिट में आ रहा है तो वहां से भी एनर्जी रेडिएट करेगा, यहां से भी एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है। ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे चेकआउट कर रहे हैं। अच्छा 3 तरीके तो हो गए, बचे 3। या फिर ऐसा हो सकता है डायरेक्ट सर वो थर्ड पे गिरे जाके, थर्ड वाली पे, है ना, 4 के बाद पहले थर्ड पे आए तो यहाँ से भी एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ये 4th तरीका हो गया उसका। और अब वो यहाँ थर्ड से डायरेक्ट 1 पे आ सकता है, या वो थर्ड से पहले 2 पे आएगा, 2 से फिर 1 पे ऑलरेडी आ जाएगा। तो देखो सारे पॉसिबल वे, मतलब वो थर्ड से 2 पे आ सकता है और थर्ड से फिर वो 1 पे आएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबल वे है, 1 2 3 4 5 6, इतने तरीके हैं उसके, है ना। ये स्पेक्ट्रल लाइन्स वो यहाँ से रिलीज करेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी एनर्जी रिलीज करेगा, यहाँ से भी एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसका मतलब होता है स्पेक्ट्रल लाइन्स, है ना। इसका मीनिंग ये है, समझ गए आप। इस तरीके से वो ग्राउंड पे आना चाहता है, ठीक है। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड यू कैन कैलकुलेट ऑल द स्पेक्ट्रल लाइंस बाय यूजिंग दिस फार्मूला। वैसे फिजिक्स में नॉर्मली इसी का यूज होता है, अदरवाइज आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर वो, है ना, किसी स्टेट N2 से किसी स्टेट N1 में आ रहा है, लाइक ग्राउंड में नहीं आ रहा है, N1 में, है ना, N1 है, मतलब किसी, मतलब N की जो वैल्यू है वो 1 नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं उसने डिफाइन करा है, किसी भी स्टेट से रैंडमली किसी में भी जा रहा है, सपोज करो। तो जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास बनेंगे दैट इज N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 और डिवाइड में होल डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला केवल तब यूज होगा जब वो जैसे 4th से 2nd पे आगे गिर गया। लेकिन अगर उसने बोला है कि वो किसी भी अनंत ऑर्बिट से डायरेक्ट ग्राउंड पे आना चाहता है, तब आप इसी का यूज करेंगे, यही नॉर्मली यूज किया जाएगा हमारी फिजिक्स में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला मैंने वहां डिस्कस नहीं करा था, तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में आपको करके दिखा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाउ यू कैन यूज दिस, है ना। तरीका मैंने बता दिया। बट नॉर्मली एग्जाम में क्या होता है कि ऑर्बिटल नंबर आपको गिवन नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया 4 का, आप 3 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वो वहां पे बनाने वाला है, उस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो वहां पे जब न्यूमेरिकल आता है, नॉर्मली ये n ऑर्बिटल नंबर नहीं पता होता है, तो एनर्जी वगैरह कुछ देख रखता है, वेवलेंथ कुछ देख रखता है, उनकी हेल्प से एनर्जी हमें निकालनी होती है। वहां एनर्जी निकालेंगे, फिर n की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके ये स्पेक्ट्रल लाइंस निकालेंगे, ठीक है। ये होता है तरीका, ये बताऊंगा मैं आगे चल के। अब एक छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट और है दोस्तों आपके सामने, मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द डिस्टेंस, ओके, ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ये है। वैसे तो स्टार्टिंग में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए था, लेकिन वहां पे हमने ये नहीं करा, तो यहाँ पे कर लेते हैं, एंडिंग में कर लेते हैं इसकी, नहीं तो मजा आ जाएगा। फिर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला आज के इसके लेक्चर में मजाने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं मिलके, ठीक है। तो हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, और उसके डिपेंडेंट जो क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं या कहीं से भी आप सॉल्व करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपने कंसेप्ट अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके कम ऑन। तो अब हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, कम ऑन, ओके। सो अब कंसेप्ट की डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इस पे कॉन्सेप्चुअली जो डिपेंडेंसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो इस पे पूछे जाते रहे हैं और नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक सा छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है। तो आपको पता है जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, अल्फा पार्टिकल को जब न्यूक्लियस पर, है ना, उसका बॉम्बार्ड किया गया था, उसको स्ट्राइक करा गया था, तो आपने देखा था कि जो अल्फा पार्टिकल है, जब वो बिल्कुल जो आपका न्यूक्लियस है ना, उसके बिल्कुल उसी की डायरेक्शन में, एकदम उसी के अलोंग, उसी की लाइन ऑफ एक्शन पे जो वो डायरेक्ट उसको हिट करने जा रहा था, तो वो न्यूक्लियस को डायरेक्ट हिट नहीं कर पा रहा था, उससे जस्ट पहले ही वो डेविएट हो रहा था ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना। ये चीज आपने वहां पे पढ़ी है, समझी है। और ये किस वजह से हुआ, मतलब वो मिनिमम अप्रोच जो उसने करी, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस अप टू विच जो वो अप्रोच कर रहा था, उसी को नाम दिया गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये इशू जल्दी से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्या है इसकी कहानी। पहले मैं बना देता हूं डायग्राम, उसके बाद आपको बेहतरीन तरीके से ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अप्रोच
है ना, अल्फा पार्टिकल को जो हम बॉम्बार्ड करा रहे थे न्यूक्लियस के ऊपर, उस सिचुएशन में ये हम डिस्कस करते हैं बेसिकली, ठीक है। सो व्हाट इज दैट सर? देखो सपोज करो ये है हमारा न्यूक्लियस, है पॉजिटिव चार्ज होता है, आप सबको पता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई यहां से अल्फा पार्टिकल आपने लिया एक, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का आपने यूज किया, ठीक है सर, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल है तो हमें पता है ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यानी 2He4, मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो, है ना, व्हाटएवर जो भी होगा, और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो आपने इसको कुछ वेलोसिटी दी, कुछ काइनेटिक एनर्जी दी, यानी v वेलोसिटी के साथ फेंका, यानी काइनेटिक एनर्जी के साथ आपने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया 12mv² के साथ, और इस तरीके से किया कि ये जो न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज योर न्यूक्लियस एंड हैविंग ऑब्वियसली हैविंग पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये पार्टिकल जब जा रहा था बिल्कुल इसी की लाइन ऑफ एक्शन पे, तो ये कितने क्लोज तक इसके गया, फ्रॉम द न्यूक्लियस कितने पास तक ये गया, इसके स्ट्राइक कराया गया इससे, है ना, अल्फा पार्टिकल से इस न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक किया गया, तो वो यहां तक नहीं पहुंच पाया, मतलब उसको स्ट्राइक नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें रिपल्सन हुआ, तो रिपल्सन की वजह से जिस पाथ से आया उसी पाथ से ये रिफ्लेक्ट हुआ, एक तरीके से वापस गया, ठीक है, उसी तरीके से वापस गया उसी लाइन पे, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर गया तो उसका जो डेविएशन हुआ वो 180 डिग्री से यही पे यही उसी तरीके से हो गया, क्योंकि रिपल्सन होगा, देखो प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा। तो जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो जा रहा था दोस्तों, अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ये न्यूक्लियस है, तो जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो जा रहा था, तो यहां से कितने जस्ट पहले वो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जहां तक उसने न्यूक्लियस को अप्रोच करना चाहा, ठीक है, मतलब यहां तक गया, यहां तक नहीं जा पाया, तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक इसको बोला गया R0, यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप समझ भी पा रहे होंगे कितने पास तक वो चला गया होगा, ठीक है, कितने पास तक न्यूक्लियस क्यों गया, तो न्यूक्लियस से वो मिनिमम डिस्टेंस जहां तक वो अप्रोच कर चुका था उसको बोला गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यार सर इसको निकालेंगे कैसे? देखो यार सीधा सा फंडा है इसमें, ठीक है, उसको हमने काइनेटिक एनर्जी दी थी और वो एक रिपल्सन में एक तरीके से रिपल्सन वाली एनर्जी में जो चार्ज की एनर्जी है, इसके पास भी चार्ज है, इसके पास भी चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन हुआ होगा यहाँ पे, उसकी एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गई, एक तरीके से एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है दो चार्ज है, सपोज करो जो अल्फा पार्टिकल है उस पर चार्ज है Q1 और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो है Q2। तो हमें पता है दो चार्ज के बीच में जो एनर्जी होती थी दैट इज K Q1 Q2 ओवर R मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दिस इज R0, यही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, सिंपल यही हमें निकालनी है। तो बेसिकली इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इस एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तो उसी डायरेक्शन में वो वापस मतलब उसी लाइन ऑफ एक्शन पे अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ गया ड्यू टू ह्यूज रिपल्सन, है। उससे पता लगाया गया कि भाई न्यूक्लियस के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल था, ये वहां तक नहीं जा पा रहा है, बाकी जो पार्टिकल थे जैसे यहां से कोई पार्टिकल भेजा गया वो डिफ्लेक्ट हो गए इस तरीके से, है ना, इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गए, तो कुछ ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, कुछ कम डिफ्लेक्ट हुए, इस तरीके से आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। लेकिन जो बिल्कुल उसी के सेंटर के अलोंग गया, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर है उसका, जो पॉइंट है मॉलिक्यूल, जो एटम है, तो एटम का जो सेंटर है मतलब उसको न्यूक्लियस उसी के जस्ट अलोंग गया, तो उस अपने सेम पाथ को रिट्रेस कर गया ड्यू टू ह्यूज रिपल्सन, ठीक है। तो सिंपली यू जस्ट रिमेंबर कि आपने काइनेटिक एनर्जी को उस पार्टिकल की इस पोटेंशियल एनर्जी के क्या करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल करना है। तो काइनेटिक एनर्जी यू जस्ट पुट हियर, सो दिस इज K Q1 Q2 ओवर R0, और ये आप सबको पता ही है 12mv²। तो ये आ गया K Q1। अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, आप सबको पता है, ठीक है, और हम प्रोटॉन का जो चार्ज मानेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वो E मानेंगे, ठीक है, प्लस में होता है ना, तो ये हो गया 2E, समझ गए आप, 2 टाइम्स। और जो न्यूक्लियस पे चार्ज है यानी Q2 है, Q2 जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, जो न्यूक्लियस है आपका, यानी Q2 माना ना हमने इसको, और ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज यहाँ पे हमने मान लिया Q1, तो उसको हमने माना Q1। तो इस पे जो चार्ज होता है भाई, इसके अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज E है, बहुत सारे प्रोटॉन है तो Z यानी इस एटॉमिक नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, Z से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज योर एटॉमिक नंबर, नो प्रॉब्लम एट ऑल यार, कर लेंगे यार, हम बढ़िया तरीके से समझ लेंगे चीजों को। तो यहां पे लिखना है आपने Q1 यानी 2E इंटू ZE ओवर R0, ठीक है, बाकी सब आपके सामने है। और ये जो 2 है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, हमें कैलकुलेट करना है R0, तो R0 को इधर लेके जाओ, इसको नीचे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R0 आपके पास आ जाएगा, यहां लिख दो पहले K ZE², 2 इंटू 2 हो जाएगा 4,
नीचे जाएगा mv², दिस इज mv²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, नाउ यू कैन सी गाइस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये है वो एक्सप्रेशन। इससे क्वेश्चन क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे ना। कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी बताऊंगा, हर टाइप का आप कर लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। 4 कांस्टेंट है, के भी आपको पता है, के भी आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखो इसमें 1/4πε0, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, के को ओपन करो, तो जब आप के को ओपन करोगे तो 4 × 1/4πε0 इंटू ZE² ओवर mv², 4 से 4 कैंसिल, तो R0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ZE² ओवर दिस इज πε0 mv², ये बन गया आपका R0 यानी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है एज इट इज, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको बताना आना चाहिए ये एक्सप्रेशन। अब इसकी डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, जो भी पूछे गए हैं, वो पूछता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा पार्टिकल के मास पे कैसे डिपेंड करती है, और उसके जो एटॉमिक नंबर है उस पे कैसे डिपेंड करती है, आपके सामने है सारी कहानी। ठीक है, ये πε0 तो पूरा कांस्टेंट हो गया, ठीक है जी। और स्पीड पे कैसे डिपेंड करती है उस अल्फा पार्टिकल की, तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। यहां से R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के, ये पूछा जा सकता है। R0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है m⁻1 पे, ये पूछा जा सकता है। और जो R0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v², ये पूछा जा सकता है। ये 3 क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डिपेंडेंसी कि जो R0 है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस है अप्रोच की, वो किस तरीके से डिपेंड कर रही है इन सब के ऊपर, एटॉमिक नंबर, मास ऑफ द पार्टिकल एंड द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। क्लियर है, कम ऑन। तो यार ये था इसका बेसिक सा कंसेप्ट। और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया, नो प्रॉब्लम। अब आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 2 मेन कंसेप्ट थे जो कहीं ना कहीं मैंने वहां पे उस लेक्चर में डिस्कस नहीं करे थे, तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब डिपेंडेंटली इन पे जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, उन पे डिफरेंट वैरायटी के कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि उन पर्टिकुलर लेक्चर्स में मैंने ज्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं करे थे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करने वाले हैं ऑसम तरीके से, और उन्हीं का यूज करके, उन कंसेप्ट का यूज करके, उनको सीखने के बाद आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो करें ये मिशन, आज का लड़ाई वाला ये मिशन, ठीक है। दुश्मन के साथ अब लड़ाई होनी है, क्योंकि हम तैयार हो चुके हैं कंसेप्ट को लेके, ठीक है। अब हम फोड़ने वाले हैं उन क्वेश्चंस को बॉस, ठीक है ना। सो हियर वी गो एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब मजा आने वाला है, सारे रिवीजन आप कर लेना बढ़िया से करके, आप बैठे भी होंगे। ओके, सो डिपेंडेंटली जितने भी क्वेश्चंस हैं सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, और आपके PYQs के क्वेश्चंस आप खुद ही जाके फोड़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फंसोगे तो मैं हूं ना उसके लिए, लेकिन मजा आएगा देखना आप जब आप सीखेंगे कंसेप्ट, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको सीखने के बाद उसको अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि फर्दर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो कम ऑन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप जल्दी से इसको देख ले, बहुत कंसेप्चुअल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, यहीं से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है बढ़िया तरीके से, ठीक है। सो वो बोलता है कि द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ n = 4 टू n = 3 इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ठीक है ना। तो यहां पे वो बोल रहा है कि अगर एक ट्रांजिशन हो रहा है n = 4 यानी 4th ऑर्बिट से n = 3 में जा रहा है वो, ठीक है। ऐसे समझो, सब ग्राउंड स्टेट, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, तो ये n फर्स्ट ग्राउंड स्टेट है, ये सेकंड, और ये थर्ड स्टेट है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और इसी तरीके से 6, 7, 8, 9 जो भी चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। वो बोल रहा है कि अगर वो फोर्थ से थर्ड पे आ रहा है, समझना, अगर वो इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो रीजन है फोर्थ से थर्ड पे है ना, उसने बोला कि जब वो फोर्थ से थर्ड पे आ रहा है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो ये यूवी रेडिएशन में है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। यूवी रेडिएशन यहाँ पे शो कर रहा है, जो रेडिएशन वो रिलीज करेगा वो यूवी रीजन में लाई करेंगे, ठीक है, ये बता रहा है वो, ये बोलने की कोशिश कर रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है सर, इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर वो 4 से 3 में आके यूवी रेडिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो इंफ्रारेड होंगी है, इंफ्रारेड रेडिएशन वो किस ट्रांजिशन में पॉसिबल है। ऑप्शन आपके सामने है 2 to 1, ओके, 3 to 2 एंड 4 to 2 एंड 5 to 4, ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। अब याद करो, देखो मैंने आपको बताया था, याद करें आप, इधर याद दिलाता हूं मैं आपको। सो दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, द सेकंड स्टेट,
द थर्ड स्टेट, द फोर्थ स्टेट, द फिफ्थ स्टेट एंड द सिक्स्थ स्टेट, सो ऑन। ठीक है, सो ये था N1, N2 एंड दिस इज N3 एंड दिस इज N4 एंड दिस इज N5 एंड दिस इज N6 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे था। तो अगर वो ग्राउंड स्टेट पे आके गिर रहा है कहीं से भी, अपनी हायर स्टेट से ग्राउंड पे आता था, तो याद करो जब वो ग्राउंड पे आता था तो लाइमन सीरीज होती थी कि नहीं? और लाइमन सीरीज हमेशा यूवी रेडिएशन में होती है। तो अगर यूवी रेडिएशन बनाना है, समझना, अगर यूवी रेडिएशन आपने बनाना है तो 2 से नीचे आना पड़ेगा उसको, 2 से नीचे, मतलब 1 में आ रहा है तो 2 या 3 से या 4 से या 5 से, तो यूवी रेडिएशन बनाता है। ठीक है, ये क्लियर है पॉइंट। अब उसने बोला कि यार सर अगर वो 2 में आके गिर रहा है तो 3 से आना पड़ेगा या 4 से आना पड़ेगा या 5 से, तो यहां पे वो विजिबल रीजन बनाता है, विजिबल रीजन में वो होता है, मतलब यहाँ पे बार्मर सीरीज बनती थी, हमें सबको पता है बार्मर सीरीज बनती थी कि नहीं। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग इसके बाद जितना भी रीजन होता है, अगर वो 3rd में आ रहा है, ठीक है, या 4th में आ रहा है, वो सारे के सारे इंफ्रारेड होते हैं, इंफ्रारेड। तो एक चीज आपको यहां से क्लियर हो रही है कि इंफ्रारेड जो रीजन है वो यूवी रेडिएशंस के जो रेडिएशन वो रिलीज कर रहे हैं उसके बाद आएगा, यानी यूवी रेडिएशन तब आता है जब वो ग्राउंड में जाके गिर रहा है। ठीक है, वो 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद विजिबल रीजन आएगा, उसके बाद आएगा इंफ्रारेड रीजन। अब यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, अगर उसने बोल दिया कि जब 4 से 3 में गिर रहा है तब है भाई यूवी रेडिएशन, तो इसके नीचे अगर वो ट्रांजिशन 3 से 2 में करेगा तो इसके नीचे तो आपका इंफ्रारेड कभी आ ही नहीं सकता, तो 3 to 2 इज नॉट पॉसिबल, या 3 से डायरेक्ट 1 में आएगा, 3 to 1 इज नॉट पॉसिबल, या 2 से 1 आएगा, 2 से 1 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो यूवी के ऊपर इंफ्रारेड होता है ना कि नीचे। समझ गए लॉजिक? तो इसका मतलब अगर उसने इंफ्रारेड रीजन बनाना है तो उसको जो 4 से 3 आ रहा है इससे ऊपर ही से आना पड़ेगा, उससे ऊपर से आना पड़ेगा, यानी 5 से 4 आना पड़ेगा उसको, है? तो 5 से अगर वो 4 आएगा तब वो इंफ्रारेड शो कर सकता है, या 6 से 4 आएगा या 5 आएगा तब वो इंफ्रारेड कर सकता है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन चेक कर लो। तो उसने बोला 2 to 1 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रेडिएशन के नीचे लाई कर रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो 5 to 4 इज पॉसिबल, 3 to 2 इज नॉट पॉसिबल, 4 to 2 इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो उसके नीचे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। सो आपका बनेगा दिस वन, 5 to 4 इज द करेक्ट आंसर। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या है इसकी कहानी और किस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट वैरायटी का दोस्तों यहाँ पे कराने वाला हूँ, बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बॉस, सो जल्दी से देख लो आप, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज फॉर यू। वाह वाह, क्या बात कर रहे हो सर। ठीक है, तो पढ़ लेंगे आप पहले क्वेश्चन को, आप जल्दी से देख ले, इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको जल्दी से बढ़िया तरीके से आपने नोट करना है और कंडीशन को आपने अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद कंसेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है, सारे कंसेप्ट हम कहीं ना कहीं सीख चुके हैं, हर एक क्वेश्चन से आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाला है, जिससे आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से क्रैक कर सको। ठीक है, तो वो बोल रहा है एनर्जी लेवल्स A, B, C of a certain atom corresponding to the increasing values of the energies, that is increasing values of the energies का मतलब ये जो स्टेट है आपकी C, लेवल B, लेवल A, इसमें एनर्जी है EA और इस वाले लेवल में एनर्जी है उसके पास EB और यहाँ पे एनर्जी है EC। तो पता है क्या बोल रहा है, EC इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EA, मतलब लेवल C में जो एनर्जी है वो ज्यादा है, फिर ये है, फिर ये, ऑब्वियसली ऐसे उसने बोला। ठीक है सर, इफ λ1, λ2 एंड λ3 आर दी वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन, जो दिखा भी रखा है उसने, अगर वो C से, देखो लेवल C से ट्रांजिट कर रहा है अपने आप को, B में आ रहा है ना, C से जंप करके B में आ रहा है, तो जो यहां से वो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी वेवलेंथ है λ1, ऐसे बोला उसने। फिर वो बोल रहा है अगर B लेवल से A में आ रहा है, देखो B से अगर A में आ रहा है, यहां से जो एनर्जी रेडिएट करेगा उसकी वेवलेंथ है λ2। अगर वो डायरेक्ट C से A में आ रहा है तो यहां से जो एनर्जी रेडिएट करेगा, है ना, जब वो डायरेक्ट C से A में आए तो उसकी वेवलेंथ है λ3। सो ओके सर, समझा दिया मैंने आपको क्या है इसमें। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो वी हैव टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन λ2, λ3 एंड λ1। ठीक है, हमें एक रिलेशन बनाना है कि λ1, λ2, λ3 में क्या रिलेशन है, ऑप्शन आपके सामने, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्रैक करना है। सो व्हाट इज द वे टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? आपको पता कैसे चले कि भाई क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सोचेंगे इसके बारे में? देखो भाई, यहाँ एनर्जी स्पेसिफाई की गई है डायरेक्टली और हमें लैम्डा की बात कर रहा है, तो देखो जब वो ट्रांजिशन करता है, मतलब जंप करके आता है हायर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो वो एनर्जी रिलीज करता है, तो फोटोन की एनर्जी होती है। और हमने सीखा था थर्ड पोस्टुलेट, याद करो बोहर,
कि आप जिस भी ऑर्बिट से आएंगे और जिस ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन जंप करके, सपोज करो E2 से जा रहा है E1 में, तो जब वो हाई एनर्जी से लो में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी रिलीज कर रहा है और वो एनर्जी फोटोन की होती है, उसको हम लिखते थे h न्यू या hc/λ। और ये एनर्जी इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होती है, यानी E को हम लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू hc/λ, और डेल्टा E मतलब हाइयर माइनस लोअर एनर्जी, यानी E2 माइनस E1 इक्वल टू hc/λ। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तीनों स्टेट के लिए, तीनों ट्रांजिशन के लिए, है ना, ये फॉर्मूला, और रिलेट कर देंगे, उसको बना देंगे, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जब वो C2B जा रहा है, देखो अब आपने ध्यान से देखना है, जब वो जा रहा है C2B है, C2B, तो C2B जाने पे λ1 वेवलेंथ रिलीज कर रहा है, और इसकी एनर्जी है EC, इसकी है EB, तो इनका डिफरेंस हाई माइनस लो, तो ये ना देखो डिफरेंस है, तो EC माइनस EB आप इसको लिखेंगे hc/λ1 फर्स्ट इक्वेशन, सीधा सा फंडा है। ठीक है, अब वो जा रहा है दोस्तों B से A, तो फिर ले लो B2A, तो जब B2A जा रहा है λ2 रिलीज कर रहा है, तो B की एनर्जी में से A को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो EB माइनस A इक्वल टू उसको लिखेंगे hc/λ2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे B है, यहाँ पे भी B है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करो, है ना, एडिंग बोथ, इन दोनों को ऐड कर दो पहले, उसके बाद थर्ड वाली को चेक करेंगे। ठीक है, जब इसको ऐड करोगे आप देखो EC है, इधर है EC माइनस EB प्लस ये वाली देखो EB माइनस EA, और इधर को ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो SC आप कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/λ1 प्लस 1/λ2, सिंपल है। नाउ यू कैन सी ये कैंसिल हो गया, तो यहां बच गया EC माइनस EA इक्वल टू आ गया HC इंटू 1/λ1 प्लस 1/λ2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। सर हमें तो λ3 भी चाहिए ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग λ3 भी चाहिए आपको, तो ये EC माइनस E ये डिफरेंस हमें चाहिए। देखो अब वो जब C से डायरेक्ट A पे आ रहा है तो λ3 रिलीज कर रहा है, तो बस लिख लो फॉर C2A, तो C2A EC माइनस EA लिखेंगे इक्वल टू hc/λ3 लिखेंगे, और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये तो यहां पुट कर दो, देखो इसकी जगह hc/λ3, और इधर आ गया HC, यहाँ पे आ गया 1/λ1 प्लस 1/λ2, HC कैंसिल, तो दोस्तों बिल्कुल क्लियर है 1/λ3 इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2, दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर ये नहीं है एलसीएम वगैरह ले सकते हैं आप, अगर ऑप्शन में ये इस तरीके से रिलेशन नहीं है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो λ1 प्लस 2 λ2 ऊपर जाएगा, λ1 इंटू λ2 नीचे आएगा, हमें λ3 चाहिए, तो इसके रिवर्स कर दो, तो λ3 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली ऊपर चली जाएगी वैल्यू, λ1 λ2 ओवर λ1 प्लस λ2, दिस इज योर फाइनल रिलेशन, या तो ये होगा ऑप्शन में या फिर ये वाला होगा। ठीक है, तो आप इजीली बना सकते हैं क्वेश्चन, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बेसिक फंडा अगर आपका क्लियर है, कैलकुलेशन बिल्कुल करनी आती है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन आते हैं, सम टाइम इन एनर्जी की वैल्यूज दे देगा वो, फिर वेवलेंथ पूछ लेगा, सम टाइम अगर इनकी वैल्यू दे रखे, तरीका यही रहेगा सॉल्व करने का, इस तरीके से आपने बात करनी है, समझना है क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी, हर क्वेश्चन की एक डिफरेंट वैरायटी है, हर क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट को एप्लीकेशन करने को सीखने को मिलेगा, और अपनी एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सीखने को मिलेगा मस्त तरीके से। ठीक है, ओके बॉस, सो हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और मजा आने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, खासकर जेईई मेंस वालों, तुम्हारे एग्जाम में तो बहुत क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कैटेगरी, और नीट के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपके लिए एक नया क्वेश्चन ये बन गया है। वैसे कंसेप्ट हम सबको आता है, लेकिन आपने सीखना है कि किस तरीके से, आपने डरने का नहीं इस क्वेश्चन से, पहली बात तो डरने का नहीं, बिल्कुल भी डरने का, कंसेप्ट मैं सिखाऊंगा बढ़िया तरीके से, आप टेंशन मत लो। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो, पढ़ लो, शक्ल थोड़ी गंदी सी है तो आपको डर लग सकता है देख के, खासकर नीट वालों आप लोगों को। ठीक है, लंबी सा क्वेश्चन है तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, सो उसने बोला सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाय ए फोर्स, फिर से पढ़ो, सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाय अ फोर्स, वो दे रखा है, सपोज करो एक फोर्स है K बाई R, K कोई कांस्टेंट है, R उसकी कोई पोजीशन होगी, जो उसने बोला भी होगा, K इज ए कांस्टेंट, R इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ये डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की, डिस्टेंस है ये किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ये कोई कांस्टेंट है, समझ गए। तो ये फोर्स लग रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है ओरिजिन की तरफ, ये फोर्स उस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है जी, अब वो ओरिजिन क्या होगा, अट्रैक्ट कर रहा है न्यूक्लियस, इस तरीके से ही मानेंगे आप। ठीक है, सो अब वो बोल रहे हैं बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग बोहर मॉडल, अच्छी बात है, द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी Rn,
उसने बोला कोई nth ऑर्बिट होगा इलेक्ट्रॉन का और उसमें जो रेडियस है वो Rn होगी, ऐसा बोल रहा है। जैसे बोल रहा है हम वैसे लिखते जाएंगे, पहले बाद में देखेंगे क्या पूछ रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज टू बी कंसीडर्ड दैट इज Tn। उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को, काइनेटिक एनर्जी को उसने कंसीडर किया है Tn। nth ऑर्बिट में जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो T के टर्म्स में कंसीडर किया उसने nth ऑर्बिट में। ठीक है सर, बढ़िया बात है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही ऑप्शन है? तो ये क्वेश्चन हो गया एक तरीके से डिपेंडेंसी वाला, मतलब आपसे पूछ लेगा रेडियस जो है nth ऑर्बिट की वो n पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसकी ऑर्बिटल नंबर n पे कैसे डिपेंड कर रही है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हमने T बोला है वो n पे कैसे डिपेंड कर रही है। इस टाइप के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ n, जो Tn है वो n पे डिपेंड नहीं कर रही है लेकिन Rn डिपेंड कर रही है, ऐसे बोल रहा है। और जो Tn है मतलब ऑप्शंस उसी तरीके से आपको डिजाइन करे गए हैं। तो यार देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फोर्स गिवन हो, याद रखना मेरे वर्ड्स ध्यान से सुनना, फोर्स गिवन हो, बोहर मॉडल अप्लाई हो और आपसे डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन पूछे, तो वेलोसिटी की डिपेंडेंसी, रेडियस की डिपेंडेंसी, काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंसी, टाइम की डिपेंडेंसी, कुछ भी पूछ सकता है। फोर्स गिवन है तो आपने क्या अप्रोच करना है? सबसे पहली बात, जैसे उसने बोला बोहर मॉडल एप्लीकेबल है तो आपने एंगुलर मोमेंटम लिखना है mvr, और आपको पता है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr, इसको हम लिख सकते हैं को nh/2π। अब जिसको भी हमें निकालना है पहले उसके बारे में सोचेंगे। हमें निकालना है रेडियस की डिपेंडेंसी और काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, और रेडियस तो हमें चलो बताना ही पड़ेगा। तो बोहर मॉडल हमने लिख दिया, देखो यहाँ वेलोसिटी भी है और रेडियस भी है, तो किसी एक की निकालेंगे। जैसे रेडियस की निकालोगे तो पहले वेलोसिटी को निकालो यहां से, उसको रिप्लेस करके यहां पुट करेंगे, तब हमारा डिपेंडेंसी आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, एक n यहां पहले से ही है, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि r n पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, क्योंकि v का हमें नहीं पता कि वो n पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो v का रिलेशन पहले आपको निकालना पड़ेगा, और वो रिलेशन आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तभी ये दिया है। उसने बोला ओरिजिन ये सेंटर है, एक इलेक्ट्रॉन है और वो कहीं घूम रहा है और उसको अट्रैक्ट कर रहा है ओरिजिन की तरफ, और फोर्स लग रहा है आपका ओरिजिन की तरफ K/R। तो ये फोर्स किसकी तरह काम करेगा? अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह ये काम करेगा, तो K/R। और आपको पता है ये ही प्रोसेस अप्लाई करना है अगर आप V निकालना चाहते हो। तो ये जो गिवन फोर्स होता है ये सेंट्रीपिटल होता है, बस ध्यान रखना, क्योंकि उसको अट्रैक्ट करने के लिए यूज हो रहा है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं दोस्तों mv²/r, ये हो जाएगा K/R, ये हो गया कैंसिल, तो v² यहाँ पे आ गया K/m। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो v है वो अंडर रूट आ गया K/m। मास पे तो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के, K कांस्टेंट है लेकिन n इसमें है ही नहीं, n पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अगर आपसे वेलोसिटी पूछता nth ऑर्बिट में, वो n पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो n की पावर 0 लिखते हैं आप। इंडिपेंडेंट वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट n पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तो अगर वेलोसिटी नहीं डिपेंड कर रही है तो ये वेलोसिटी को आप यहां से हटा दो, तो r बचा और n बचा, तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि वेलोसिटी n पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो ये रिलेशन एज इट इज ट्रू है, दिस इज करेक्ट, कि nth ऑर्बिट में जो रेडियस होगी वो n की पावर 1 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रही है, ये करेक्ट है। अब देखते हैं वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी। तो यार काइनेटिक एनर्जी उसने Tn बोला है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², और ये v तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो जब ये डिपेंड नहीं कर रही तो ये भी नहीं डिपेंड करेगी, तो हम लिखेंगे Tn इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑन n पे डिपेंड ही नहीं कर रही। नाउ यू चेक आउट योर ऑप्शंस। तो दिस इज द तरीका हाउ यू कैन क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बस वो फोर्स चेंज करेगा, फंडा सॉल्व करने का सेम रहेगा, सेम प्रोसेस। राइट डाउन दिस, जो भी फोर्स गिवन होगा यूज दिस पुट इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, देन चेक आउट द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड n। अगर v एंड में कोई रिलेशनशिप आती है वो यहाँ पुट करो, तो वहां से r निकालो। तरीका यही है, फोर्स को चेंज करता रहता है, क्वेश्चन बनता रहता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाता रहेगा। तो तरीका यही है, कंसेप्ट यही है, अप्रोच यही है। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आपने अप्रोच लगाना है और क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो इजीली। है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? अरे आएगा, टेंशन मत लो, हर कैटेगरी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन मत लो। हर कैटेगरी मैंने बोला आपको क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, जिससे आपका सेंस बिल्ड हो जाए, और जितने भी कंसेप्ट आप पढ़ते रहते हो ना, तो उनको पढ़ने के बाद उनको तुरंत जाके क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करो, ठीक है। देखा करो, ढूंढा करो, क्योंकि ये आपका काम है। अगर आपने अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करना है with the high marks you can say, so तो आपको बहुत रेगुलर प्रैक्टिस को करना पड़ेगा, और आप उसको छोड़ नहीं सकते एक तरीके से, है ना, टाल नहीं सकते एक तरीके से, ठीक है। तो वो उन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो कंसेप्ट को तुरंत अप्लाई करो तो आपको जल्दी से समझ में आते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में बने रहते हैं। अदरवाइज आप सोचोगे कि आज जो कंसेप्ट पढ़ा है उस पर क्वेश्चन ही नहीं किए, तो कल किए, फिर परसों किए, तो कंसेप्ट को कहीं ना कहीं फिर डिले पड़ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको याद होती है, न्यूमेरिकल आपसे फिर नहीं होते हैं, फिर आप फंसते रहते हैं, फिर आप अच्छे की तलाश में बाहर निकलते हो, और अच्छा तो अच्छा ही होता है फिर, ठीक है। आप ही अच्छे हो, बस आप अपने चीजों को थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो उसने बोला इन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसने बोला इन द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम,
ओके, बोहर मॉडल की पहले ही बात कर दी, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज फर्निश्ड बाय द कूलम अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप? मतलब जो वहां सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे दिया गया है। मतलब उस सेंट्रीपिटल फोर्स को आप कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे, ये उसने क्लियरली बोला है, ठीक है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा है अट्रैक्शन हो रहा होगा भाई, ठीक है जी। इफ ए नोट इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द ऑर्बिट, एम इज द मास, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाकी तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है हमने। अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ किसकी? इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स ये प्रोटॉन है और इसके ऑर्बिट में एक तरीके से अगर देखा जाए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ स्पीड हो गया और इन पे बीच में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन एग्जाम में, खत्म कहानी, बस हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है आपको पता है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहां से यहां तक की जो इसकी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है वो ए आर नॉट उसने बोला है इसको, है ना, क्या बोला उसने? आर नॉट, ठीक है। सॉरी, ए नॉट इज द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट, है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की जो भी होगी वो ए नॉट है, तो आर की जगह में ए नॉट लिखेंगे बाद में। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है आपको सबको पता है mv स्क्वायर बाई आर, तो ये भी आर ही है, ए को तो आर हो गया कैंसिल, हमें चाहिए v, तो v स्क्वायर आपके पास आ गया k Q1 Q2 ओवर m इंटू आर, तो बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर बन गया यार, क्या बात कर रहे हो यार। सो v स्क्वायर आप लिखेंगे, q क्या है, k को आप लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q को क्या लिखोगे Q1, इसका चार्ज मान लो Q1 और प्रोटॉन का चार्ज मान लो Q2, तो दोनों ही सेम है चार्ज में, तो E इंटू टी हम मैग्नीट्यूड लेंगे केवल, डिवाइड में मास है, और R को लिखेंगे हम A नॉट, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो A नॉट है, ठीक है जी। तो बस हो गया, तो इसको आप लिखेंगे E स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू A नॉट। तो जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर रूट आएगा, तो E बाहर आएगा, अंदर नीचे जाएगा अंडर रूट में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A नॉट इंटू m, दिस इज योर स्पीड, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड। तो डरने का नहीं यार, क्वेश्चन बिल्कुल इजी होते हैं, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, उसको राइट डाउन करना आता है, कैलकुलेशन करने आते हैं, तो इजीली आप कर सकते हो, दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्चुअली। और अगर डिपेंडेंसी पूछता है कि स्पीड किस तरीके से डिपेंड कर रही है, तो आप देख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है अंडर रूट ऑफ ए नोट पर, एंड ऑल्सो v डिपेंड कर रही है उसके मास पर, लेकिन अंडर रूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये डिपेंडेंसी है, ये एक्सप्रेशन है, जो भी पूछा आप चेक करें, ऑप्शंस आप क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, बना सकते हैं इजीली, डरने की बात इसमें कुछ है ही नहीं। अब 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, मजा आ जाएगा आपको, हर कैटेगरी क्वेश्चन हम कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ओके मैन, ठीक है। तो लास्ट में पहुंच चुके हैं बॉस इसके, और हर तरह के क्वेश्चन आप अपने मेंस के और अपने नीट के क्वेश्चन जाके आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई अब कंफ्यूजन वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हटा दूं मैं इसको, आगे बढ़ते हैं, और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से उसको उड़ाते हैं और मस्त तरीके से प्रैक्टिस करना और लॉट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर इस लेक्चर में आज मैं 5, 6, 7 जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको उसके 3 टाइम्स एटलीस्ट क्वेश्चन जाके सॉल्व करने हैं, है ना। तो 20+ क्वेश्चन तो आपको करने ही है मिनिमम, है, उससे ऊपर फिर आपकी वेल है, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि यार वाओ, ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं, बट एक नया टर्म इसमें यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट है। उसने बोला था फर्स्ट लाइन इन द लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ लैम्डा। हाँ, सबसे पहले देखो सीरीज कौन सी है, लाइमन है, मैंने तरीका बता रखा है आपको। लाइमन जैसे ही आ गया तो जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वो लाइमन में आ रहा है, लाइमन बनाएगा, तो वो N1 तो 1 हो गया, क्लियर है। अब उसने बोला इसकी फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है। फर्स्ट लाइन का मतलब जब वो N1 में आएगा तो उसके जस्ट ऊपर से आएगा 2 से। फर्स्ट लाइन जब वो 2 से अपनी पास वाली ऑर्बिट से आता है, तो जो स्पेक्ट्रम क्रिएट, जो यहाँ पे रेडिएशन वो यहाँ पे रिलीज करता है एक तरीके से, तो वो फर्स्ट लाइन उसको हम उसकी बोल सकते हैं, जिसको पहली वाली होती है। तो फर्स्ट लाइन द लाइमन सीरीज हैज वेवलेंथ, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ रिलीज कर रहा है वो है लैम्डा, ठीक है। तो हमें पता है भाई, जब भी वो ट्रांजिशन करता है हायर टू लोअर स्टेट, और फर्स्ट लाइन का मतलब समझ गए ना, फर्स्ट लाइन का मतलब लाइमन है तो N1 1 है, तो N2 क्या हो गया, 2 हो गया फर्स्ट लाइन के लिए, है, ये हो गया, ठीक है, ध्यान से। तो इसके लिए हम लैम्डा, हमारे पास फॉर्मूला होता था RZ इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, यही होता था। तो यहाँ पे 1/λ ही है लाइमन, अगर मैं लाइमन के लिए तो 1/λ दे रखा है, इंटू RZ स्क्वायर। N1 कितना लाइमन के लिए 1 होता है, और फर्स्ट लाइन बोल रहा है तो जस्ट उसके पास से आएगा, 2 से आएगा तो 2 का स्क्वायर आप लिख देंगे, तो 1/λ आपका आ जाएगा RZ स्क्वायर, और यहाँ पे 4 - 1 3/4 आएगा, और इसको आप रिवर्स करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा आपका 4/3 RZ स्क्वायर।
समझ गए, ये आपका लैम्डा आएगा लाइमन वाले केस में, जो लैम्डा वो रिलीज कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसने बोला है देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन बार्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन इन बार्मर सीरीज की बात कर रहा है। तो देखो ये N1 पे गिर रहा है तो लाइमन बनाता है, अगर N2 पे गिरेगा तो 2 पे कहां से गिरेगा, या तो 3 से गिरेगा है, N3 से गिरेगा या फिर N4 से गिरेगा। लेकिन चूंकि फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, पहली बात उसने बात करी बार्मर है, तो पक्का N1 तो 2 हो गया बार्मर के नाम से कि भाई 2 पे गिरेगा आके। तो अगर 2 पे गिरेगा या तो 3 से आएगा या 4 से आएगा या 5 से आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि बहुत बात कर रहा है फर्स्ट लाइन की इसमें भी, तो उसके जस्ट पास वाली ऑर्बिट से आएगा, यानी 3 से आएगा। तो N2 यहां पे हम लेंगे, N2 लेंगे 3, बस मचा डालो, यहाँ पे यूज कर डालो। तो 1 बाई लैम्डा ये निकालना है बार्मर के लिए, आर जेड स्क्वायर, N1 आ गया आपका 2 और N2 आ गया आपका 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आ गया 1 बाई लैम्डा बी, दिस इज आर जेड स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस दिस इज 9, टेक द एलसीएम। तो लैम्डा बी आपके पास आ गया आर जेड स्क्वायर, 9 माइनस 4 दैट इज 5 बाई 36 है आगे नहीं। तो यहाँ पे आप लैम्डा बी निकालेंगे तो आएगा 36 ओवर 5 इंटू दिस नीचे आएगा आर जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर है यार, ठीक है, ऐसे समझो। सो हमें निकालना है लैम्डा बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, जो लाइमन वाला था लैम्डा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो, देखो यहाँ से आप क्या निकालो, आर ये जो जेड स्क्वायर है इसको निकाल लो, इसको ऊपर लेके जाओ लैम्डा नीचे आएगा। तो आर जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4/3 लैम्डा, इसको यहाँ पुट करो देखो, तो 36 ओवर 5 और यहाँ पे आप पुट करोगे 4/3 लैम्डा, ठीक है सर। और ये कैंसिल हो जाएगा 9 और ये 3 लैम्डा ऊपर जाएगा, तो 9 इंटू 3 लैम्डा और नीचे आएगा 5, तो ये बन गया 27 लैम्डा बाय 5। दिस इज द वेवलेंथ, अगर वो बार्मर सीरीज बना रहा है, दिस इज द वेवलेंथ फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, दिस इज द वेवलेंथ। क्लियर है? सो मस्त तरीके से ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए दोस्तों। कैलकुलेशन में आपने इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है, वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और बेहतरीन चीज आपको इसमें मैं बताता हूं, ठीक है। वो बेहतरीन चीज है क्या, ध्यान रखना, अगर वो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज की बात करे, ठीक है, अगर वो लास्ट लाइन ऑफ सीरीज की बात करेगा तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है। मान लिया उसने किसी भी सीरीज के बारे में बात कर रहा है, नोट करके लिखना है, वहां पे मैंने डिस्कस नहीं करा था, तो दैट्स व्हाई आपको पता होना चाहिए। वो बोलता है लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, ठीक है। जब वो बात करता है लास्ट लाइन ऑफ सीरीज, देखो यहाँ पे बोला फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब जिस भी सीरीज की बात करेगा, जैसे लाइमन की बात कर रहा है तो लाइमन के जस्ट ऊपर वाली यानी 2, अगर बार्मर की बात कर रहा है तो बार्मर के ऊपर वाली यानी 3, ठीक है। पास्टन की बात कर रहा है, पास्टन के लिए 3 में गिरता है जाके, तो 4 से आएगा, वो फर्स्ट लाइन होती है। लेकिन अगर लास्ट लाइन की बात करें, है ना, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज की बात करें, मतलब वो कहां से आएगा, N2 हमेशा इन्फिनिटी होगा, N2 हमेशा इन्फिनिटी होगा। अगर लाइमन में आएगा तो इन्फिनिटी से 1 पे आएगा, बार्मर में आएगा तो इन्फिनिटी, यानी जिसमें वो जो लास्ट लाइन होती है टेक्निकली इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है, और जो फर्स्ट लाइन है बेसिकली इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है। ये वही वाला केस है जो मैक्सिमम करते थे हम, फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट लाइन, चलो ये तो मैंने बता रखा है, बट ये वाला लास्ट लाइन, इसी का दूसरा नाम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा जो नाम है इसी को कहते हैं सीरीज लिमिट। कभी कभी वो बोल देता है लास्ट लाइन ऑफ द सीरीज को बोला जाता है सीरीज लिमिट। ये पूछ लेता है, मान लिया उसने पूछ लिया बार्मर की सीरीज लिमिट की वेवलेंथ निकालो, तो बार्मर तो N1 लेंगे 2 और सीरीज लिमिट की बात कर रहा है तो N2 लेंगे इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है। मान लिया उसने बोला लाइमन की सीरीज लिमिट की वेवलेंथ निकालो, तो लाइमन मतलब N1 1 आ गया, और सीरीज लिमिट की बात कर रहा हूं तो लास्ट लाइन की बात कर रहा है तो इन्फिनिटी से आएगा। तो वो कैसी वेवलेंथ रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम जब इन्फिनिटी से आता है, और जब जस्ट पास वाली से आता है तो मैक्सिमम। समझ गए लॉजिक? यस। तो यार याद रखना, अब एक लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, सो होप सो आप समझ गए होंगे ये कहानी अमेजिंग तरीके से। तो एक लास्ट क्वेश्चन की हम डिस्कशन करने वाले हैं मस्त तरीके, उसके बाद आप अपने घर मैं अपने घर, लेकिन प्रैक्टिस करने का बॉस, ठीक है, प्रैक्टिस करने का, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अब इसके बाद आपका काम शुरू होता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। आपने अगर कंसेप्ट आपको थोड़े थोड़े भूल गए हो या आपको याद नहीं है, आपने रिविजन नहीं करा है, तो ये क्वेश्चन आपको तकलीफ दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको सीख रखे हैं आपने, उनका रिविजन आपने कर रखा है, ओके, सो तो फिर मजा आएगा, फिर दिमाग के साथ खेलने में मजा आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके साथ खेलेगा, आप इसके साथ खेलना चाहते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन आपके साथ खेल रहा है मतलब वो आपसे नहीं होने वाला बॉस, और आप उसके साथ खेल रहे हो तो आप उसको पटक रहे हो, फुटबॉल में मारते किक फटाओ और किक दूर जाके बढ़ती है, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है सबसे पहली बात, ठीक है।
आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो पोटेंशियल कितना दे रखा है 13.6 इलेक्ट्रॉन सॉरी वोल्ट है, पोटेंशियल है ना तो वोल्ट में होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात करें 13.6 इलेक्ट्रॉन सॉरी वोल्ट है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हेन इट इज एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, समझना वो जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है N1 पे, फिर ये कहीं 2 होगी, फिर ये कहीं 3 होगी, फिर ये कहीं 4 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ जाएगा भाई, हमें नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पे है और उसको एक्साइट किया जा रहा है, मतलब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है ना, मस्त तरीके से। सो अपनी वो ग्राउंड स्टेट में है व्हेन इट इज एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ दिस, है ना, उसको रेडिएशन यहाँ पे दी गई कि भाई तू यहाँ से भाग, है तो यहाँ क्यों लेटा हुआ है, तो उसको जो रेडिएशन दी गई उनकी वेवलेंथ दे रखी है आपको, जो उसको रेडिएशन दी गई 970.6 एंगस्ट्रॉम, 970 है, इसमें जो वेवलेंथ यहाँ पे इसको दी गई है 970.6 एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ दी गई। तो ये क्या करेगा, ये इतनी वेवलेंथ की जो एनर्जी आएगी उसको एब्जॉर्ब करेगा, अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी की तो यहाँ से भागेगा, है तो ध्यान से देखना। तो ये ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में, और ग्राउंड स्टेट में ऑलरेडी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाहर से भी आपने एनर्जी इसको सप्लाई कर दिया इतनी वेवलेंथ की, तो जो एनर्जी आपने सप्लाई करी है रेडिएशंस की वो भी निकाल लो, है ना, जो रेडिएशन की एनर्जी सप्लाई की है। और हमें पता है जब लैम्डा गिवन होता है तो 12400 ओवर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आप डायरेक्ट पुट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बना सकते हैं। तो देखो आगे क्या पूछ रहा है ये देख सकते हैं, द नंबर ऑफ इमिशन लाइंस विल बी अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, कितनी इमिशन लाइंस वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इमिशन लाइंस मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वी हैव टू कैलकुलेट, यानी n इक्वल टू होता था n इंटू n-1 और बाई 2, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। एब्जॉर्प्शन का केस है आपके पास, ठीक है, एब्जॉर्ब करी एनर्जी यहां से भागेगा एक तरीके से, है ना, एक्साइट होने वाला है वो, ठीक है जी। ओके कूल, ऑप्शंस आपके सामने है सब कुछ, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, यहां से आपने ER निकालना है, मतलब रेडिएशन जो एनर्जी आ रही है वो आपको निकालनी पड़ेगी पहले, फिर ये देखेंगे इस स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी कितनी है, तो नेट एनर्जी उसके पास कितनी होगी, एक तो पहले से ही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस ये जो एनर्जी होगी ये भी देखनी पड़ेगी भाई कितनी है, तो ये एनर्जी ये भी देखनी पड़ेगी, फिर यहां से चेक करेंगे भाई, यहां से n निकालने की हम कोशिश करेंगे फिर, ठीक है। तो यहां से हम निकाल रहे हैं बॉस इसको, तो 12400 ओवर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो 970.6, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है ऑलरेडी। इसको आप सॉल्व करें और इसकी वैल्यू मेरे को बताइए, जब इसको सॉल्व करोगे 12.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग इतनी ये वैल्यू निकल के आएगी। आप इसको चेक करें इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दूसरे वाला भी यूज कर सकते हो बट नॉर्मल यूज सेम ही रहता है, तो आपको आइडिया थोड़ा सा लग ही जाएगा। तो इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है, तो नेट एनर्जी उसके पास कितनी हो गई होगी, यहां से नेट एनर्जी निकाल लो, तो नेट एनर्जी कितनी हो गई भी देखो -13.6 है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इतना है, इसका मतलब आप सबको पता है पोटेंशियल होता था आयनाइजेशन एनर्जी ओवर E, ठीक है, तो ये एनर्जी निकाल लो तो सेम ही रहेगी ना, इसका नेगेटिव E का मल्टीप्लाई कर दो और इसका नेगेटिव साइन ले लो तो यही रहेगी, ग्राउंड स्टेट में तो यही होती है, तो कंफ्यूज होने का नहीं है बॉस, ठीक है। तो ये आ गई +12.77, ठीक है, तो ये आएगी 0.83 के आसपास नेगेटिव में, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 83 आए 84 ऐसे कुछ ये निकल के आएगी, समझ गया। तो नेट जो एनर्जी है उसके पास इतनी है, मतलब वो कहीं ना कहीं यहां से जा चुका है, और 2 में एनर्जी होती थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, जब वो 2 में होगी, याद करो अपना स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने किया था -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां होती थी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई थिंक, ये आप चेक करें तो इसके नियर बाई है ये एनर्जी जो है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग वो n = 4th ऑर्बिट में है, वो 4th ऑर्बिट में है, ठीक है, 4th ऑर्बिट में। और अगर आपको नहीं पता चले कि सर हमें तो ये याद ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, देखो आपको पता है नेट एनर्जी आ चुकी है, और नेट एनर्जी होती थी दोस्तों एनर्जी nth ऑर्बिट में, जिसमें निकालनी है -13.6 ओवर n², हाइड्रोजन की आप बात कर रहे हो, तो ये नेट एनर्जी आपने यहां से निकालनी -0.83 = -13.6 ओवर n², यहां से n निकाल लो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा, ये लगभग 4 के इक्वल ही आएगा। इससे इसको कैंसिल करना, n² उसका रूट लेना, तो ये 4 आएगा, यहाँ से मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको समझ में आना चाहिए। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अगर ऑर्बिटल नंबर 4 है तो 4 × 4 - 1/2, 2 ये 3 और ये 3 नहीं
ये 2 और ये 3, तो ये 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। तो इसने ये पूछा है कि नंबर ऑफ इमिशन लाइंस या स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी, तो 6 होंगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन बढ़िया है, आपके सामने है, तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हैंडल करना है। कैलकुलेशंस पे बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना होगा, कैलकुलेशन आपके लिए काफी जरूरी है, ठीक है। ओके बॉस, सो ये थे आपके सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आपको आइडिया लग गया होगा यार कि किस तरह के कंसेप्ट का यूज करना होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। सो होप सो गाइस, उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल फॉलो करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, ठीक है, मतलब अपनी पढ़ाई के लिए, ठीक है। और उसको कंसिस्टेंसी के साथ आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मस्त तरीके से, ऑसम से कंटेंट लेक्चर के साथ। ओके, तब तक प्रैक्टिस कर लेना मस्त तरीके से। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।